जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पटवारी लेखपाल जो पेपर हुआ था, हो सकता है ये वीडियो सबसे लास्ट वीडियो होगी इस पेपर के रिलेटेड, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पे चैनल ऐसे हैं जो आपको बता देंगे कि पहले का तीसरा आंसर है, दूसरे का चौथा आंसर है, तीसरे का पहला आंसर है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो भी आपको हिंदी हिंदी का तो ठीक है, आपको उसके टोटल पढ़ने पढ़ने जैसे संधि हैं तो पूरे पढ़ने पड़ेंगे, पर जो बाकी क्वेश्चन आए थे उनको मैं बिल्कुल एनालाइज करते हुए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उनको आपको समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर पर्सन, और मेरे चैनल अतुल ध्यानी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड पटवारी लेखपाल जो पेपर हुआ था आपका 8 जनवरी को, उसका क्वेश्चन क्या क्या थे और उनका क्या क्या कॉन्सेप्ट था। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका उत्तराखंड पटवारी लेखपाल जो पेपर हुआ था आपका 8 जनवरी को, उसके बारे में जिसमें आपके यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, हिंदी के आए थे और उत्तराखंड जी के और जनरल नॉलेज और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। तो क्या क्या वो क्वेश्चन थे, पहले मैं आपको सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन थे वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, महर्षि का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी था। और चैनलों पे आपको ऐसे ही दिखाया जाएगा कि पहले का दूसरा, तीसरे का पहला, ऐसे ऐसे करके दिखाया जाएगा, पर हिंदी के बाद में आपको पूरे कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चनों को बताऊंगा। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। और फर्स्ट ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट ये वीडियो आएगा इस रिलेटेड, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 आपको सेकंड पार्ट में यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे महर्षि का जो संधि विच्छेद था वो आपका क्या था, सेकंड इसका आंसर था महाधन ऋषि। तो महाधन ऋषि, महा में आपका आ आता है प्लस यहाँ पे री था, और ये दोनों आ प्लस री ये हो जाता आपका अर। तो यहाँ पे महर्षि आपका हो जाएगा महाधन ऋषि। दूसरा क्वेश्चन था आपका, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ये शब्द कैसे है, ये आपका संयुक्त वाक्य है एक, क्योंकि एक तो पहले यहाँ पे सूर्योदय हुआ है, दूसरा यहाँ पे है कुहासा जाता रहा, तो ये संयुक्त वाक्य यहाँ पे होता है। तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पे आपका, कनक कनकते सौगुनी। आपने अगर अलंकार पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा इसमें यमक अलंकार, इसका आंसर था यहाँ पे। और उसमें से आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई शब्द दो बार आए तो यहाँ पे आपका कनक, दो बार यहाँ पे कनक आया है, तो कनक के इसमें दो इसके अर्थ हो जाते हैं। यहाँ पे पहले का अर्थ आपका सोना हो जाता है, ठीक है, और दूसरे जो कनक था उसका अर्थ हो जाता है धतूरा। तो जब भी कोई आपके दो शब्द आपके एक साथ आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाता है। तो तीसरे का आंसर यहाँ पे यमक अलंकार था। चौथा क्वेश्चन था आपका, तीर शब्द का पर्यायवाची। यहाँ पे सर, सी इसका आंसर था। बर्बर शब्द का विलोम आपका सभ्य था। तो जैसे बोला जाता है ना कि बर्बर, जो भी आपके हुमायूं, ये सब जितने भी यहाँ पे जो मुगल थे उन्होंने हम पे बहुत बर्बरता की थी। तो उसका उल्टा हो जाएगा विलोम, आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा सभ्य, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है आपका, वागीश का संधि विच्छेद। तो ईस का आंसर था यहाँ पे वाक धन ईस, ठीक है। तो वाक धन ईस, इसमें जो क था, ठीक है, क किस में चेंज हो जाता है, गौ में चेंज हो जाता है। मतलब फर्स्ट जो आपके क ख ग गौ है, तो फर्स्ट जो लाइन है आपकी, जो स्पर्शी वर्ण है, तो फर्स्ट का इसमें फर्स्ट का चेंज हो जाता है थर्ड में, ठीक है। तो क इसमें चेंज हो गया गौ में। दो ऑप्शन इसमें थे, वाक धन ईस और एक वाक धन ईस। तो जिसमें ये हलंत लगा हुआ है इसमें वो क के यहाँ पे, तो ये इस टाइप का था यहाँ पे वाक। तो ये वाला राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है आपका। सातवां क्वेश्चन है आपका, अंग अंग खिल जाना का इसका अर्थ है सेकंड, प्रसन्न होना। इसके बाद था आपका आठवां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या आता है। तो रेडियो भी आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत, टेलीविज़न आता है
इंटरनेट आता है। जो समाचार पत्र हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं आता है आपका। तो सी इसका राइट आंसर था। 9th आपका कठिनाई शब्द का पर में कौन सा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो शब्द से पहले लगाए जाते हैं उनको उपसर्ग बोला जाता है। शब्द से जो पहले आते हैं उपसर्ग। जैसे आपका उपसर्ग में आपका आएगा प्रतिधन एक आता है, प्रत्येक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमें पूछा है यहाँ पे आपका प्रत्यय के बारे में, तो यहाँ पे कठिनाई में आई, फर्स्ट जो क्वेश्चन आंसर था इसका आई, यहाँ पे प्रत्यय हो जाता है। 10वां क्वेश्चन था कीर्ति का विपरीत शब्द कौन सा होगा। तो कीर्ति का आपका हो जाएगा अपकीर्ति। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें हम, नेक्स्ट आपका शुद्ध शब्द का चयन। इसमें अनुकूल था, अनुकूल है, और एक यहाँ पे अनुकूल है। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर था, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि अनुकूल और नू इसमें छोटी होगी और क इसमें पे बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी और ल होगा अनुकूल। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 12वां क्वेश्चन आपका, 12वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका था वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। तो इसमें संसारिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक और पारिवारिक। ये भी पारिवारिक अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे पा होता पारिवारिक, और यहाँ पे साप्ताहिक गलत है, तो 20 का राइट आंसर था साप्ताहिक। सा इसमें सा आएगा साप्ताहिक में, और संसारिक भी यहाँ पे गलत था, तो 20 का राइट आंसर हो जाता है। 13 क्वेश्चन था सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। 14वें का आंसर था यहाँ पे अल्प विराम। मेरे को पहले ही शक था कि ये क्वेश्चन आपके विराम वाली सबसे क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि जब आपने कांस्टेबल का पेपर देखा होगा तो उसमें भी आपका हंस पद वगैरह उसमें आया हुआ था, तो ये निश्चित ही यहाँ पे कुछ न कुछ आना था। तो अल्पविराम यहाँ पे आया, जिसका आंसर था मध्य में। अल्पविराम कहाँ पे लगाया जाता है, अल्पविराम किसको बोला जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कॉमा बोला जाता है, ऐसे वो आपका अल्पविराम हो जाता है। वो ना तो वाक्य के प्रारंभ में आएगा ना अंत में आएगा, वो मध्य में आता है। 15 क्वेश्चन था अनाजी शब्द का। अनाज, यहाँ पे अनाज आ जाता है और इसका आंसर हो जाता है फलहारी, फल, फलहारी, ए इसका राइट आंसर यहाँ पे था। 16 क्वेश्चन था यहाँ पे मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इस पंक्तियों में रचनाकार यहाँ पे 20 का राइट आंसर था सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की ये पुस्तक थी। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है, तो आपने इनसे रिलेटेड जितनी भी पुस्तक थी इनकी, उनको आपने यहाँ पे पढ़ना है, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी की और कौन कौन सी यहाँ पे पुस्तकें थी, ये आपने यहाँ पे बताना है। 17वां क्वेश्चन है साहित्य लहरी किसकी रचना थी। तो सूरदास की ये साहित्य लहरी थी। यहाँ पे सूर शारावली भी आपकी, अगर सूर शारावली की बात करें वो भी आपकी यहाँ पे सूरदास जी की थी। तो वैसे आपने सूरदास, प्रेमचंद, देव बिहारी सबकी जो रचनाएं हैं उनको चेक करना है। यहाँ पे पेपर को देखने का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि साहित्य लहरी अगर यहाँ पे मैंने बोला है इसका आंसर सूरदास है तो वो आंसर हमने पढ़ लिया, बल्कि बाकी भी जो वो हैं आपने उनको रचनाएं यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर उपदेश कुशल बहुतेरे का, इसका अर्थ यहाँ पे था दूसरों को सीख देना, तो आसान है यहाँ पे। पर उपदेश, पर मतलब दूसरे को, पर मतलब दूसरे, उपदेश दूसरे को उपदेश देना तो बहुत ही आसान है, वो इस C20 का यहाँ पे राइट आंसर है, दूसरों को सीख देना सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन था जिस सर्वनाम में वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय या निश्चय का बोध होता है, तो निश्चय का बोध होगा तो निश्चयवाचक हो जाएगा, ये आपने यहाँ पे देखना था। तो इसके साथ साथ आपने जैसे आप निश्चयवाचक देखा तो आपने साथ साथ इसमें संबंधवाचक, आपके प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक वर्ड जो हैं, जो शब्द आते हैं उनको भी यहाँ पे चेक करना है।
20वां क्वेश्चन था, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक, यहाँ पे व्यक्तिवाचक क्या क्या कहेंगे इसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति को बताता है तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं जिनको हम आपको ढंग से बताएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ठीक है, विश्व के जैव विविधता के हॉटस्पॉट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपने जानना है इसको कि विश्व में टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं। करीब 30 हॉट स्पॉट, पूरे विश्व में टोटल 30 हॉट स्पॉट हैं आपके जैव विविधता से लेकर। ठीक है, और हॉट स्पॉट होता क्या आपका, हॉट स्पॉट की बात करें तो हॉट स्पॉट ये होगा आपका करीब 1500, इसमें कितनी होनी चाहिए आपकी 1500 विशेष टाइप के इसमें पौधे होने चाहिए। ठीक है, 1500 इसमें विशेष टाइप के पौधे होने चाहिए, तभी उसको हॉट स्पॉट माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर पश्चिमी घाट है तो ये इसका राइट आंसर था, पर हमें ये चेक करना है कि हॉट स्पॉट है कहाँ कहाँ पे। अगर आपका जो मैप है, मैप में आपका अगर हिमालय आ जाता है यहाँ पे, तो हिमालय में भी यहाँ पे हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे जो सुंदर लैंड वाला इलाका आता है उसमें भी आपके हॉट स्पॉट हैं। भारत का जो बर्मा क्षेत्र है, भारत और बर्मा का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, और हिमालय का तो मैंने बता दिया आपको, तो इन जगह पे आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ इनको। दोस्तों 21 क्वेश्चन है आपका, तो जो जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट की बात करें तो जैसे कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे, ये आपका वेस्टर्न घाट, ये देख पा रहे होंगे आप, ये आपका वेस्टर्न घाट होता है और ये आपका हिमालय वाला रीजन है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका बर्मा और भारत का जो इलाका आता है, म्यांमार और भारत वाला इंडिया वाला जो इलाका है, यहाँ पर आपके जैव विविधता के स्पॉट, हॉट स्पॉट मिलते हैं इंडिया में। और वैसे अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो अगर मैं यहाँ पे आपका 1 सेकेंड, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड में आपको कितना टोटल, अगर मैं बात करूँ तो टोटल 36 जो आपकी हॉटस्पॉट साइड यहाँ पे है 36। और इंडिया में आप देख पा रहे होंगे जो हिमालय वाला रीजन है आपका, और ये जो वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है आपका। और 22वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। तो बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा सूक्ष्मजीवी है यहाँ पे, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ पे इससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाते हैं यहाँ पे बी, यहाँ पे इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो बीटी, पहले तो हमें जो बीटी कपास है वो होता क्या है, ये कोई अलग सा कपास नहीं है बीटी कपास। इसको बीटी कपास क्यों बोला गया और इसकी क्या एब्रिविएशन है, तो बीटी कपास आपका यहाँ पे होता है बेसिलस, ये होता है आपका बेसिलस थ्यूरेनजिनेसिस, बेसिलस थ्यूरेनजिनेसिस ये होता है। और ये आपका जर्मन एक सिटी के नाम पे इसका नाम बेसिलस थ्यूरेनजिनेसिस रखा गया है, जो कि 1901 में इसकी खोज किसने की थी, यहाँ पे जापान के द्वारा इसकी खोज यहाँ पे की गई थी। ठीक है, जापान के द्वारा इसकी खोज कब की गई थी, 1901 में। और ये जर्मनी का एक क्या है, एक सिटी है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया था। ये सिंपल एक कपास होता है। कपास में क्या, कपास में एक आपका जो बैक्टीरिया ये होता है, वो बैक्टीरिया इसमें डाला जाता है कपास के पौधे में, उसके जो पुष्प है उसमें डाला जाता है। वो क्या करेगा, बैक्टीरिया वहाँ पर एक टाइप का प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, जो आपका उस प्रोटीन का नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो क्राई प्रोटीन होता है, जो वहाँ पे आपका बीटी जो बैक्टीरिया होता है वो बनाता है। तो वो जो प्रोटीन बन जाता है उसके बाद
अगर दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया था और उसका नाम आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था। पहला इसका आंसर था रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया, और यही आपका यहाँ पे रेफ्लेसिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये रेफ्लेसिया आपका इस टाइप का होता है, रेड टाइप का। और इसकी अगर स्मेल की बात करूँ, ठीक है, अगर इसकी स्मेल की बात करें, जैसे कोई आदमी मर जाता है और कई दिनों तक उसकी बॉडी पे जो बदबू आती है वैसी इसमें स्मेल आती है, तो ऐसे रेफ्लेसिया से इसको आप इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 24वां, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका नोस्फियर, ठीक है। वर्चस्व मतलब एक आपका वर्चस्व वाले वातावरण मतलब एक वर्चुअल वातावरण है, एक सोच है आदमी की, ठीक है, वर्चुअल। तो वर्चुअल वाला वातावरण आपका क्या नोस्फियर आता है। चलिए इसको देखते हैं हम अपने वीडियो में। जीवमंडल आपका वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसका नोस्फियर इसका आंसर था। तो यहाँ जब मैं यहाँ चेक कर पा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कहीं भी आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही होगी, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको? नहीं, नोस्फियर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हम बारीकी से इसको समझना पड़ेगा पहले। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पे बारीकी से। ठीक है, तो अगर हम अर्थ की बात करें, ये अर्थ देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये अर्थ है, यहाँ तक जो पोर्शन है वो आपका अर्थ है। सबसे पहले हम बात करें अगर इनर कोर, अलग अलग कोर होती है अपने अर्थ की, तो सबसे नीचे वाली जो यहाँ पे है, ठीक है, वो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? इनर कोर बोला जाएगा। उसके बाहर जो है वो आउटर कोर है, उसके बाद आता है मेंटल, और उसके बाद आता है क्रस्ट, ठीक है। तो आपका पहले इनर, आउटर, मेंटल और क्रस्ट, ये आपको याद रखना है कि हो सकता है आपके अगले एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ऊपर वाली जो परत है वो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा क्रस्ट, ठीक है। और उसके बाद आता है मेंटल, फिर आता है आउटर, फिर आपका इनर सबसे लास्ट में। तो अब बात करें यहाँ पे जो हमारा अर्थ है, अर्थ के सबसे पहले जो लेयर पड़ती है वो आपका ट्रोपोस्फीयर लेयर पड़ती है, जो करीब आपका 14 किलोमीटर तक ये होती है, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। पैराशूट वगैरह जो उड़ते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही उड़ते हैं यहाँ पे। ट्रोपोस्फीयर के बाद ये जो यहाँ पे लाइन आती है, इसके बाद ट्रोपोस्फीयर के बाद यहाँ पे एक लाइन आती है, उसी को हम क्या बोला जाता है यहाँ पे? इसको बोला जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यहीं पे आपकी होती है, जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उससे हमें नुकसान पहुंचता है, तो वो ओजोन लेयर उसको यहाँ पे रोकती है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जो हम पॉल्यूशन आजकल कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारे पूरे अर्थ पे, तो उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो कमजोर पड़ रही है, उसमें क्या छेद हो रहे हैं। तो जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होंगी वो हमारे शरीर को इफेक्ट करेंगी अगर ऐसी चीज होती है। सेकंड हम बात करें यहाँ पे आपकी स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद होता है, तो इसकी करीब आपका ट्रोपोस्फीयर अर्थ से लेकर और यहाँ तक ये आपका करीब होता है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर से। और स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो करीब 50 किलोमीटर का एरिया रहता है स्ट्रेटोस्फीयर का। उसके बाद मेसोस्फीयर आता है, उसके बाद थर्मोस्फीयर आता है, फिर एक्सोस्फीयर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर आप यहाँ की बात कर लें या इससे बाहर की बात कर लें, वही आपका यहाँ पे नोस्फीयर हो जाता है। यहाँ पे नोस्फीयर का मतलब होता है एक वर्चुअल आपका स्फीयर बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है आपका, उसी को आपका नोस्फीयर बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका नोस्फीयर यहाँ पे था। नेक्स्ट आपके यहाँ पे 25, निम्नलिखित में से कौन सा जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए संबंधित है? तो आपका जो नील हरित शैवाल है वो आपके जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यहाँ पे क्या है?
संबंधित है, नील हरित शैवाल। अब हमें ये समझना है कि जैविक नाइट्रोजन है स्थिरीकरण वो क्या चीज़ है। ठीक है, ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोला जाता है कि नाइट्रोजन को आपको स्थिर करना है। तो नाइट्रोजन का स्थिर करने का मतलब है कि आपके जो वायुमंडल में जो आपका नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, नील हरित जो शैवाल है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि नील हरित शैवाल ही इसको कर पाते हैं, इसमें दो टाइप का होता है। एक आपका सहजीवी है, राइजोबियम भी एक होता है बैक्टीरिया जो कहाँ पाया जाता है, चना मटर वगैरह में जड़ों में पाया जाता है। तो वो भी आपका जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत बड़ा योगदान रखता है। तो अगर यहाँ पे आपका राइजोबियम भी अगर यहाँ पे आता तो भी इसका आंसर राइट था, नील हरित शैवाल की जगह। ठीक है, राइजोबियम, जो नील हरित शैवाल यहाँ पे आ रखा है, अगर यहाँ राइजोबियम भी आता तो भी इसका आंसर राइट था यहाँ पे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये नहीं कि इसमें नील हरित शैवाल आ रहा है उस पर टिक कर दिया, पर उस और इससे क्या आंसर बन सकते हैं उसको एनालाइज भी हमने यहाँ पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला हम बात करेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन था वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी की यहाँ पे बात करेंगे तो एक सेकेंड, वोलेटाइल मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी की यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या था, रैम इसका राइट आंसर यहाँ पे था। तो चलिए देखते हैं आप रैम, रोम, ईप्रोम ये है क्या चीज़, क्या बवाल है, उनको हम यहाँ पे चेक करते हैं। वोलेटाइल मेमोरी की बात हो रही थी, जो आपकी क्या है, रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी। रैम मतलब राम और वोलाटाइल मतलब बोलना है, किसका नाम बोलना है, किसका नाम जपना है, राम का नाम जपना है। तो वैसे वोलेटाइल मेमोरी यहाँ पे हो जाती है, रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। और वोलेटाइल मेमोरी का मीन्स होता है कि अगर लाइट जब तक है तो तब तक ही उस जो भी डाटा रैम में होगा वो आपका शो करेगा, और लाइट जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी तो आपका रैम का डाटा भी यहाँ पे इरेज होएगा, डिलीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपकी मेमोरी हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें तो ये नहीं, जो वोलेटाइल मेमोरी रैम होती है ये आंसर है क्वेश्चन का, थर्ड आंसर रैम है, पर हमें यही नहीं जानना है, हम इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमें यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले हम मेमोरी देखेंगे। मेमोरी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। फर्दर जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक को कहते हैं रैम और दूसरे को कहा जाएगा यहाँ पे रोम कहा जाता है। ठीक है, रैम, यही रैम यहाँ पे आती है, तो वोलेटाइल मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे। और जो रोम है आपकी वो परमानेंट मेमोरी होती है। सेकंड मेमोरी के दो पार्ट, एक प्राइमरी उसमें रैम और रोम हो गया, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है तो उसके जैसे आप एक्सटर्नल डिवाइस यूज करते हैं, पेन ड्राइव, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। ठीक है, तो रैम भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपका स्टैटिक रैम होता है, स्टैटिक, और एक आपका डायनेमिक रैम होता है, डायनेमिक रैम। तो ये स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम हो जाता है, और उसमें भी आपका DDR1, DDR2, 3, 4 इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, अब रोम की बात करें यहाँ पे, तो रोम के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, एक आपका आता है, एक तो रोम ही हो जाता है, और एक आता है पी रोम। ठीक है, और एक दूसरा यहाँ पे आता है ई प्रोम, उसके बाद आता है एक यहाँ पे ई प्रोम।
ठीक है। अब ये डिफरेंस हमें यहाँ समझना चाहिए कि प्रोम क्या होता है, ई प्रोम क्या होता है और ई प्रोम क्या यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले रोम जो है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप यहाँ से रैंडमली डाटा एक्सेस कर सकते हो, पर इसमें आप क्या राइट नहीं कर सकते कुछ भी। रैम जो होते हैं वो कंपनी से फिटेड, जब कोई भी मटेरियल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है तो वो कंपनी से फिटेड रोम उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। और जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे वो इस टाइप का होता है, ऐसे यहाँ पे हुक लगे होते हैं जो मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है, जबकि रैम का स्लॉट होता है और ये स्लैट इस साइड का वो आपके मदरबोर्ड में स्लॉट पे लग जाता है। रोम को आप बार बार निकाल नहीं सकते, जबकि रैम को आप यहाँ पे निकाल सकते हो, बार बार दूसरी रैम भी यहाँ पे लगा सकते हो। अभी रोम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जैसे कंप्यूटर आप ऑन करते हो तो जो इनपुट आउटपुट जो बूटिंग सिस्टम होता है वो कंपनी के द्वारा खुद ही बनाया होता है। जो भी उसमें डाटा होते हैं वो कंपनी के द्वारा इसमें डाला जाता है, उसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद फर्दर जैसे आप कंप्यूटर ऑन हो जाता है और आप कुछ भी काम करते हैं तो वो पूरा शुरू हो जाता है आपका, यहाँ पर रैम का काम आपका शुरू हो जाता है। जो भी आप वर्क करेंगे, जो भी फाइल खोलेंगे, वर्ड खोलेंगे, पावर पॉइंट खोलेंगे या कोई भी सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो वो उसका टेम्परेरी आपका रैम में यहाँ पे शो करेगा। और रैम यहाँ पे रैम की जो स्पेस है वो उसको यूज करेगा। अब रोम की यहाँ पे बात करें तो रीड ओनली मेमोरी था ये। ठीक है। तो सबसे पहले आपके प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम बाद में बने हुए हैं। सबसे पहले रोम था, तो उसमें क्या होता था कि जो डाटा इसमें डाला हुआ है वो ही डाटा कंटिन्यू चलता था उसमें। आप उसको ना इरेज कर सकते थे ना उसको अमेंडमेंट कोई चेंज कर पाते थे उसमें। ठीक है। तब उसका आया प्रोम। ठीक है। तब उसका क्या है यहाँ पे प्रोम। पहले मैं इसको हटा देता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ये तो आपने समझ ही लिया होगा। ये चाय है, चाय पी रहा हूँ धीरे धीरे। अब सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका प्रोम। प्रोम आपका होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी है, आप इसमें कोई भी क्या नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, पर ये प्रोग्रामेबल है। ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको प्रोग्राम को चेंज किया जा सकता है। ठीक है। इसमें प्रोग्राम डाला जाता था तो इसमें वन टाइम इसका इरेज किया जा सकता था इसको। उसके बाद आया आपका ई प्रोम। प्रोम यहाँ पे आएगा आपको, तो ई प्रोम आपका इरेजेबल प्रोग्राम का रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता था कि आपका जो डाटा है उसको इरेज यहाँ पे किया जाता था, पर जो इसके इरेज करने का जो तरीका था वो जैसे आजकल आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर से कोई भी डाटा डिलीट करना होता है तो रोम से आपका जो ओएस है वो चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उस समय ऐसे नहीं था, पहले उसको जो रोम था उसको निकालना पड़ता था और उस पर अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाती थी, तब उसका डाटा डिलीट किया जाता था। तो उसकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आगे इसके बाद आया आपका ई प्रोम। ठीक है। ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई प्रोम। ये आपका हो जाता है यहाँ पे। अब इसको इलेक्ट्रिकली इसको डाटा यहाँ पे इरेज किया जाता है, जैसे कि आजकल देख पा रहे होंगे आप जो हमारा डाटा इरेज वगैरह होता है इसी टाइप से होता है। और एक चीज़ और ये समझने वाली यहाँ पे कि रोम हम सोचते हैं कि क्या कंप्यूटर में ही होता है, ऐसे नहीं है। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आजकल उनमें आपका रोम का यूज़ किया जाता है। चाहे आप वॉशिंग मशीन की बात कर लें, ठीक है, या डिजिटल
कि जितनी भी चीज़ें आपकी घड़ी की बात कर लें, उन सब में क्या होता है, आपका रोम लगाया जाता है। आपके फ्रिज है जो ऑटोमेटिकली चलते हैं और इतने टाइम पे बंद हो जाते हैं, ओवन आपके हैं, उन सब में यहाँ पे रोम का यूज़ किया जाता है। बस इसका फर्दर जो इसमें एडवांटेज था वो आगे आगे रोम के बाद आपका प्रोम आया, प्रोम के बाद आपका ई प्रोम आया और उसके बाद आपका ई प्रोम आया। तो उसके इसके एडवांस फीचर इसमें दिए गए हैं। ठीक है, आपने ये समझा यहाँ पे रैम और रोम को। आगे हम यहाँ पे देखेंगे अभी हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क क्या होता है, इसमें SSD जिसको बोला जाता है हार्ड डिस्क। ठीक है, ये हार्ड डिस्क होता है जिसमें भी आपका डाटा यहाँ पे क्या किया जाता है, सेव किया जाता है आपका डाटा। और यहाँ पे एक व्हील होते हैं, ये व्हील पे यहाँ पे इसके सेक्टर वगैरह होते हैं। तो इसके सेक्टर इसके ऊपर व्हील के ऊपर घूमते हैं यहाँ पे। तो वो SSD आपका होता है हार्ड जो ड्राइव आपकी है, जिसमें डाटा आपका सेव होता है। और आजकल SSD इसमें आ गया है। SSD जो है आपकी वो SD से बेहतर काम करती है, क्योंकि इसमें ऐसे व्हील वगैरह नहीं होता है। ये डायरेक्ट ही डाटा यहाँ से लेता है और इसमें इस डाटा सेव किया जाता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में भी SD लगी है और आपका कंप्यूटर हैंग वगैरह होता है या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आप एडिटिंग वाले यूज़ करते हो, तो आपको भी SSD लगाना चाहिए। अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे SSD आपकी SSD के बारे में, जो मैंने अपने कंप्यूटर वगैरह में लगाई है, उसकी स्पीड वगैरह के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ फायरवॉल से रिलेटेड, और क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, MIT दिया था, DSL दिया था, W3C आपको दिया था। तो इसका सेकंड आंसर फायरवॉल था। ये देख पा रहे हैं आप इसमें यहाँ पे फायरवॉल, एक फायरवॉल, फायर क्या होती है, एक आग, फायर आग वाली वॉल यहाँ पे दी गई है, जो आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट यहाँ पे रहती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में इनबिल्ट आती है। जब आपका कंप्यूटर लेते हो आप, उसमें फायरवॉल इनेबल और ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है। तो ये आपके कंप्यूटर लगे होते हैं। तो ये फायरवॉल बाहरी जो इंटरनेट से आप जुड़ते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कोई हैकर आपका डाटा चोरी करने की कोशिश करे, तो फायरवॉल यहाँ पे लगी होती है जो इंटरनेट से हैकर को आपके कंप्यूटर में सेंध करने के लिए, और जो आपके वीकेस्ट पॉइंट होते हैं कंप्यूटर के पोर्ट वगैरह जो ओपन होते हैं, वहाँ से एंट्री करने की कोशिश करता है। तो फायरवॉल उसको वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। एक्चुअली ये क्या होता है, प्रीसेट डाटा होता है इसमें। जो फायरवॉल की अगर हम बात करें यहाँ पे, फायरवॉल में क्या होता है, एक प्रीसेट डाटा होता है, प्रीसेट डाटा होता है इसमें, प्रीसेट डाटा, जो इसमें बहुत सारे जो भी अटैक हुए हैं अभी तक के कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो सब डाटा इसमें सेव रहता है, इसमें सेव रखा जाता है फायरवॉल में। और जैसे ही सेम जो हैकर, सेम डाटा वाला अगर हैकर आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, तो फायरवॉल उसको पहचान जाता है और वहीं पे उसको ब्लॉक कर देता है। तो फायरवॉल का काम यही है, कोई ऐसी वॉल वगैरह नहीं होती है, एक आपका एप्लीकेशन, एक आपका एक सिस्टम होता है उसमें, तो वो आपके कंप्यूटर को बाहरी अटैक से रोकता है। उसी को यहाँ पे फायरवॉल बोला जाता है। उसमें प्रीसेट डाटा होता है इसमें, जो सेम जो एक्शन होते हैं हैकर के, तो वो एक्शन इसमें प्री स्टोर होते हैं, ताकि फायरवॉल उसके एक्शन को पहचान जाए और वहीं पे उसको ब्लॉक कर दे। तो यहाँ पे आंसर था इसका फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे आपका बस का। तो बस के बारे में आपका क्या है, आप कहीं से सपोज ये है आपका जीरो, यहाँ पे 001 दिखाई दे रहा है आपको, ये है दिल्ली, ठीक है, और ये आपका इस पोर्शन में आपका क्या है यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, UK यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ दिल्ली आना, दिल्ली से आपको उत्तराखंड आना होगा, तो कोई ना कोई रूट आपको मेरठ होते हुए, कानपुर होते हुए इधर आपको
आना पड़ेगा। सेम ऐसे आपके कंप्यूटर वगैरह में होता है, ऐसे रूट आपने मदरबोर्ड में देखे होंगे, ऐसे रूट बने होते हैं जो डाटा को एक जगह से, वन प्लेस से अदर प्लेस ले जाने के लिए काम में आते हैं। और इसमें आपके जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं या आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, वो इन्हीं जो बस होती हैं इन्हीं से कनेक्ट होता है, और ये जो रूट है इन्हीं को बस बोला जाता है। ठीक है, इससे बात करें यहाँ पे देखिए, अगर हम इमेज पे, तो सीपीयू से अगर आपको डाटा, सीपीयू से अगर कोई डाटा मेमोरी से सीपीयू को अगर लेना है यहाँ पे, तो उसके लिए बस का ही यूज़ करता है। सीपीयू से अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस जुड़े होते हैं तो वो भी बस के थ्रू ही जुड़े रहते हैं। और जितना इलेक्ट्रिक आपका इलेक्ट्रिक जो भी होता है कनेक्शन, वो बस के द्वारा यहाँ पे जुड़ा रहता है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जोड़ने के लिए बस का यूज़ किया जाता है। और बस यहाँ पे 3 टाइप की बस होती हैं, एक कंट्रोल बस, एक एड्रेस बस और एक डाटा बस। ये 3 बस हैं आपकी। तो कंट्रोल बस आपका क्या करता है, ओवरऑल जो भी आपका, चाहे आप इलेक्ट्रिक की सप्लाई की बात कर लें या डाटा ट्रांसफ़र की बात कर लें, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह जो एड्रेस डिफाइन किया जाता है उसकी बात कर लें, तो ओवरऑल कंट्रोल जो होता है वो कंट्रोल बस का होता है जो सीपीयू से ही कनेक्ट रहता है। और दूसरा रहता है आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या काम करता है आपका, कि जब आपको एक जगह से, सपोज आपको मैंने आप एग्जांपल दिया कि आपको दिल्ली से, ठीक है, आपको यहाँ पे ये आपका दिल्ली से और उत्तराखंड जाना है, तो एक आपको उत्तराखंड में आना है, आपको कहाँ आओगे, तो एक एड्रेस तो आपको चाहिए होगा। वैसे ही कंप्यूटर को एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आपको एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। और उसी को यहाँ पे अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करें तो उसको डोमेन बोला जाता है। और आईपी, जो डोमेन आपका होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू आप यहाँ पे जो एड्रेस का पता कर सकते हैं। आईपी एड्रेस आपका, सपोज आपका 144.129.34.01 इस टाइप का है। अगर आप इसको समझ नहीं पाओगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे डोमेन दिए जाते हैं। जैसे आपका आपका फेसबुक है, तो फेसबुक का भी कुछ इस टाइप का आईपी होगा, वही एड्रेस यहाँ पे होता है। और एड्रेस बेस का यही काम है कि आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से अगर कम्युनिकेशन करना है तो उसको एड्रेस पता होना चाहिए। तो एड्रेस बस का यही काम होता है। और उसके बाद डाटा बस का काम होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने का। तो इतना कुछ आपने एक क्वेश्चन से समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको यही नहीं दिखना है कि 27 का आंसर बी है, फायरवॉल है, 28 का आंसर इसमें आपका डी इसका आंसर है, ये नहीं दिखना है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको इनको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये है आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका है, सार्क के बारे में आपको पूछा गया था। सार्क के बारे में पूछा गया था आपको। तो ये क्या होता है आपका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये सार्क का आपका फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाता है। इसमें कंट्री की अगर बात करें तो आपकी इसमें 7 कंट्रियाँ इसमें थी। पहले भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। और 2007 की बात करें, 2007 में अफगानिस्तान यहाँ पे सार्क का सदस्य बन गया था। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने देश हो जाते हैं, यहाँ पे 8 इसमें देश हो जाते हैं। और सार्क का आपका कब बना हुआ है, तो इस आपको पता होना चाहिए कि 8 दिसंबर 1985 को सार्क का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बना था। और कहाँ बना था ये बना था आपका ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश। ये आपका बना हुआ है। 35वां क्वेश्चन था आपका शक छत्र के सिक्के जो सोने चांदी का अनुपात था वो आपका 1:35 यहाँ पे था। झांकी के दरबार में जो चित्रकार था उस्ताद मंसूर, वो
कौन सी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था? पशु पक्षियों के चित्र के लिए प्रसिद्ध था। ये जो इमेज देख पा रहे होंगे आपको, तो ये फर्स्ट जो ये क्रेन है यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी, ये क्रेन की इमेज है। यहाँ पे 2 क्रेन यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट ये जो इमेज है आपकी किसकी थी? उस्ताद मंसूर, जो जहांगीर के दरबार में रहते थे। यहाँ उस्ताद मंसूर हैं, उस्ताद मंसूर जो किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में रहते थे। और इनका जो चित्रकला थी वो आपकी पशु पक्षी के उसमें इनकी चित्रकला थी। और कौन? उस्ताद मंसूर जो जहांगीर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 37वां आपका, निम्न में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति और व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? वो आपका था 13 सितंबर 1948। ये जो यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं आप, ये किसकी? यहाँ पे ये आपका है मीर ओस्मान अली खान। मीर ओस्मान अली खान की इमेज है। मीर ओस्मान अली खान की इमेज है, जो जब भारत में 1948 में जब भारत में मिलाया गया हैदराबाद का, तो उस समय के जो यहाँ पे जो राजा थे वो आपके मीर ओस्मान अली खान राजा थे। उनकी ये यहाँ पे इमेज है। और ये जो पुलिस की कार्रवाई यहाँ पे की गई थी वो 13 सितंबर 1948 को ये कार्रवाई की गई थी। और भारत में इसका जो विलय किया गया था वो आपका 17 सितंबर 1948 को भारत में इसमें विलय किया गया था। और हैदराबाद उसमें बहुत ही प्रभुत्व संपन्न जो राज्य था वो हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हैदराबाद को अलग अलग राज्य में डिवाइड हो गए थे हैदराबाद। तो इसमें था आपका आंध्र प्रदेश, नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 आपका यहाँ पे नंबर 2 बात करें तो यहाँ कर्नाटक, और नंबर 3 की बात करें तो महाराष्ट्र, जो उसमें मुंबई बोला जाता था। इन तीनों का हैदराबाद से डिवाइडेशन हुआ है और ये तीनों राज्य हैदराबाद से बनाए गए हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये आपका 1953 में बनाया गया था। कर्नाटक की बात करें 1956 में बनाया गया था। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 1953 में 1960 में बनाया गया था। 1953 में तो आंध्र प्रदेश था, 1960 में बनाया गया था आपका महाराष्ट्र, जिसको मुंबई बोला जाता था। ये तीनों राज्य आपके बने हुए हैं हैदराबाद से। नेक्स्ट है 38वां आपका, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक कौन था? सबसे बड़ा आलोचक आपका वोल्टेयर। तो इसमें जो आपके सभी दे रखे हैं यहाँ पे, रूसो हो गया, मोंटेस्क्यू हो गया और वोल्टेयर हो गए, ये सभी आपकी फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड हैं। तो इसको आपने यहाँ पे चेक करना है इनको भी। नेक्स्ट है आपका 39, लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किससे गिरती है? तो जो लूनी नदी है वो कहाँ गिरती है? आपकी अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं। और कौन सी गिरती हैं वो चेक करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे लूनी के बारे में था। लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किस में गिरती है? तो लूनी नदी आपकी गिरती है यहाँ पे अरब सागर में। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो यहाँ पे लूनी नदी होगी, एक साबरमती नदी होगी, माही नदी होगी, नर्मदा आपकी होगी यहाँ पे। तो ये नदी हैं जो आपकी वो अरब सागर में मिलती हैं। और भी नदियाँ इसमें जो आपकी अरब सागर में मिलती हैं, उसमें लूनी हो गया, साबरमती हो गया, माही हो गया। ठीक है, लूनी और ये आपकी कहाँ पे हैं? ये राजस्थान में आती हैं। लूनी साबरमती जो नदी हैं वो राजस्थान की हैं, जबकि आपकी ये जो माही है वो एमपी में से होती है। नर्मदा, ताप्ती हो गया,
ये सब नदियाँ अरब सागर में गिरती है। मांडवी हो गया, शरावरी हो गया, गंगा वैली हो गया, पेरियार नदी होगी, ठीक है। ये आपकी कहाँ सब अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो इन आपने लूनी का ही नहीं देखना है, बाकी आपने जो मैंने नाम लिए उन नदियों को भी यहाँ पे चेक करना है कि अरब सागर में टोटल कितनी नदियाँ हैं और कौन कौन सी नदियाँ, उनको भी आपको लर्न करना है। हो सकता है कि इस बार आपका लूनी आए, अगली बार आपका यहाँ पे साबरमती आ जाए, या नर्मदा आ जाए, या ताप्ती आ जाए, या माही नदी आ जाए, तो उस चीज़ को आपने यहाँ पे लर्न करना है। अब बंगाल की खाड़ी की बात करें, आपकी बे और बंगाल, ये आपका इस साइड का है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली जो नदियां हैं आप देख सकते हो, हुगली हो गया, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई, ताम्रपणी, ये सब नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में गुजरती हैं। तो हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका बे ऑफ बंगाल के लिए आ जाए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो इसको भी आपने यहाँ पे लर्न करना है। जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता आपका उष्ण कटिबंधीय होता है। तो उष्ण कटिबंधीय आपका होता क्या है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये आपका अगर ग्लोब होता है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे भूमध्य रेखा जाती है, यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा यहाँ पे हो जाती है। उसके ऊपर भूमध्य रेखा क्या करेगी, आपको जो अर्थ है उसके अर्थ को क्या करेगी, यहाँ पे आपको दो गोलार्ध में डिवाइड करेगी। तो ऊपर वाला आपका ये जो गोलार्ध था, यहाँ पे ये वाला दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये जो पूरा गोलार्ध है, इस लाइन के इस साइड वाला, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। और अगर इसकी बात करें, ये नीचे वाले की, इस लाइन के, तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, ठीक है। तो जब आपकी भूमध्य रेखा के ऊपर की बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे आपकी ये कर्क रेखा हो जाती है यहाँ पे। और जब हम पश्चिमी गोलार्ध की बात करें, तो यहाँ पे आपकी मकर रेखा हो जाती है, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो एरिया होता है, उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। इसी को उष्ण कटिबंधीय जो जगह होती है, इसी को उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे कहा जाता है। तो भारत का जो मानसून है वो आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु में माना जाता है, ठीक है। क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर जाती है, भारत के 7 जो राज्यों से होकर जाती है। तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आप बाकी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। 42वां क्वेश्चन था, बांग्लादेश का गंगा नदी कहलाती है, बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है आपकी पद्मा कहलाती है। तो इसके बाद आपने पद्मा, तो ठीक है, आपने गंगा के बारे में यहाँ पे वो भी आपने पढ़ना है कि गंगा कहाँ से मिलके बनी है, कहाँ कितने किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसकी सहायक नदियाँ वो भी आपने पढ़ना है यहाँ पे। 43वां क्वेश्चन था आपका BR अम्बेडकर। वीडियो जरूर यहाँ पे लंबी हो रही है, और मैंने 60 क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा एनालाइज करके आपको बताने की कोशिश करी है। पहले का, तीसरा, चौथे का, पांचवा, बहुत सारे आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे चैनल यहाँ पे हैं जो ऐसे पहले का, तीसरा, चौथे का, पांचवा ऐसे बता देते हैं। वो तो आपको जब आंसर की आएगी तब पता चल जाएगा, पर इनको एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर को देखने का मतलब यही होता है बाद में कि आपको उसको एनालाइज करें, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको भी आपको लर्न यहाँ पे होना चाहिए। पुलकत लेक के बारे में पूछा गया था आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था आपका 40वां क्वेश्चन था आपका कि पुलकित झील किसके किसके बीच है। अगर आप मानचित्र को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पुलकित झील है आपकी, पुलकित झील, ये देख रहे हैं आप, पुलकित लेक, जो पुलकित लेक आपका यहाँ बे ऑफ बंगाल के, ये बे ऑफ बंगाल के वेस्ट साइड में पड़ता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के वेस्ट साइड में आपका पुलकित झील पड़ेगा। और ये आपका यहाँ देख पा रहे होंगे आप आंध्र प्रदेश, और यहाँ देख पा रहे होंगे तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में पड़ती है आपकी जो पुलकित झील है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है।
41 का क्वेश्चन देखिए, हम 41 क्वेश्चन क्या था हमारे यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आंसर था इसका। क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन में होता है। उष्ण कटिबंधीय वन किसको बोला जाता है, पहले वो समझना जरूरी है। उष्ण कटिबंधीय वन आपके क्या होते हैं वो आपका जानना है, ये नहीं कि तीसरा आंसर है इसका तो वो आपने समझ लिया, पर उष्ण कटिबंधीय होता क्या है वो जानना यहाँ पे जरूरी है। सबसे पहले मैं मैप के ऊपर आपको ले जाता हूँ यहाँ पे। तो आपको पता है कि ये यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लाइन देख पा रहे होंगे आप, ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री से पे यहाँ से जाती है और भारत के साथ जो राज्य है वहाँ से होकर जाती है कर्क रेखा। और यहाँ पे नीचे बात करें, सेकंड लाइन आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर के जितने भी कंट्रियाँ हैं वो सब इलाका है, जो भी स्पेस है, ठीक है, प्लेस है, वो क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। और भूमध्य रेखा के नीचे की अगर बात करें तो ये पूरा इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये लाइन, ये भूमध्य रेखा वाली लाइन, इस लाइन के इस तरफ ये आपका दक्षिणी गोलार्ध पड़ता है, ठीक है। तो भारत आपका कर्क रेखा पड़ता है और 7 राज्य यहाँ पे आते हैं। 23.5 डिग्री हाफ पे कर्क रेखा पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो भी यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है उसको ही उष्ण कटिबंधीय बोला जाता है, ठीक है। किसके बीच में? कर्क रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है और मकर रेखा के बीच में जो भी इलाका पड़ता है उसी को भूमध्य रेखा बोला जाता है। और भारत आपका जो मानसूनी है उष्ण कटिबंधीय इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भारत भी इसी के बीच में यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। आगे हम इसमें और भी चीज़ें हैं कि मानसून क्या होता है, और ग्रीष्म ऋतु में जो आपका भारत का वेस्टर्न साइड है तो उस उधर आपका गर्मी क्यों होती है, और जब सर्दियाँ होती हैं तो इस साइड क्यों सर्दी होती है। तो वहाँ पर ये अगले वीडियो में हम इसमें जानेंगे कि मानसून क्या होता है और सूर्य की जो डायरेक्शन है वो किस हिसाब से यहाँ पे बदलती रहती है, वो अगले वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे। फिलहाल हम इसमें जाना है कि उष्ण कटिबंधीय जो इलाका है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यहाँ पे पड़ता है, और भारत भी आपके जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है वो भारत की पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है? भारतीय संविधान की दिल और आत्मा क्या है आपकी? जो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद जो 32 है आपका, वो आपके क्या है यहाँ पे, भारतीय संविधान की दिल और आत्मा है, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और ये आपके मौलिक अधिकारों में आ जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसके आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन था रीजनिंग का, एक व्यक्ति किसी स्थान से 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, पहले आप कहीं पे भी आपके जो रफ चीज़ हैं, सॉरी आ गया, अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। जो रफ चीज़ है आपने वहाँ पे क्या करना है, एक आप प्लस का साइन बनाओ और यहाँ पे चेक कर लो कि ये पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर और ये आपका दक्षिण,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करो यहाँ पे कि एक यहाँ पे बोल रहा है कि इस स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो पहले यहाँ पे पूर्व की ओर गया है कितना 1 किलोमीटर, उसके बाद यहाँ पे उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप जो आपने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे दक्षिण कहाँ पे है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे की साइड है, तो यहाँ से ये दक्षिण की ओर गया कितना 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर ये 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो पूर्व आपका इस साइड होता है पूर्व, तो यहाँ से फिर ये 2 किलोमीटर यहाँ से गया और अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो उत्तर आपका क्या है, ऊपर की साइड उत्तर है, तो यहाँ से 9 किलोमीटर इसको यहाँ ले जाओ 9 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो आपका इसका प्रारंभिक स्थान था ए, यहाँ से ये कितना दूर है ये हमें निकालना था यहाँ पे, ये वाला चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 1 है, ठीक है, ये यहाँ पे 5 था और ये यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 5 था तो इसके सामने वाला यहाँ तक वाला एरिया भी 5 हो जाएगा, तो ये वाला एरिया कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ये है और 2 ये था, ये दोनों हो गए 3, ठीक है, ये आपका आधार हो गया 3 और जिसका जो लंब था इसका वो आपका हो गया 4। तो क्वेश्चन कैसे बन गया अभी ये सिंपल हो गया आपका, ये ऐसे बन गया, ये 4 आ गया, ये टोटल 3 आ गया, ये आपको निकालना था। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 प्लस 3 25 और 5 इसका राइट आंसर यहाँ पे आ गया था, तो वो आपका डी इसका राइट आंसर यहाँ पे थे 5 वर्ग। ये 45वां क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे एक वर्ग दिया है और यहाँ पे खाली स्थान जो उसको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे पहला था 5 तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 3 इसको लास्ट वाले को इसमें ऐड कर देना है। तो वैसे 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 125, वैसे 9 का ही स्क्वायर करना था प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है और 9 आप 11 उसमें करोगे तो 92, 20 का राइट आंसर यहाँ पे था। 46 का आप यहाँ पे प्लस का अर्थ गुणा ये सब करके इसका आंसर 0 आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 47वां क्वेश्चन है हमारा, नीति राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य निर्देशक तत्व पेपर भी मेरे पास यहाँ पे है, साथ साथ में मैंने पेपर भी रखा हुआ है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो पीपीटी बनाने में, तो यहाँ पेपर भी मैंने साथ साथ में यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व आपके कौन से भाग में आता है। तो भाग 4 में है आपका ये, किसमें, जो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 14 से लेकर और 32 तक जो किस में आते हैं आपके ये मौलिक अधिकार हैं, और 36 से लेकर 51 आपका नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे राज्य के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो सामाजिक न्याय से भी है, राजनीतिक न्याय से भी है और आर्थिक न्याय से भी संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी आंसर हो जाता है इन सभी से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग किस में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आपके आते हैं यहाँ पे भाग 4 में आता है। क्योंकि भाग 3 के बाद भाग अगर 3 की बात करें संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है और भाग 4 आपके नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद आपका सामान्य होना था, यहाँ पे समान होना था, समान आचार संहिता, ठीक है। समान जो आपका आचार संहिता आपका वो क्या है, आपका आर्टिकल 44 में, और ये किस में आता होगा, भाग 4 में ही है, ठीक है। आचार संहिता आपका भाग 4 में है। देखो ये नीति निर्देशक तो अगर आपको पता होता 36 से लेकर 51 के बीच में, तो ये 44 भी आपका 36 से 51 के बीच में आ रहा है, तो भाग 4 में है और नीति निर्देशक तत्व में ही आता है आपका
क्या, एक समान आचार संहिता जो होती है 36 से लेकर 51 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान संहिता, जो आपका क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर मैं आपका देख लेता हूँ यहाँ पे। जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पे 44, ये आपका क्वेश्चन था। 48वां क्वेश्चन था। जो अनुच्छेद ये है समान आचार संहिता, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो आर्टिकल 14 में आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैं आपको यहाँ पे पहले बताया कि भाग 4 में आपका आता है नीति निर्देशक तत्व। इसमें नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में आते हैं। तो भाग 4 में ही आपका यहाँ पे क्या है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आर्टिकल 44 में आता है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आचार जो एक समान आचार संहिता जो है आपके आर्टिकल 44 में आता है। और ये सब नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, और जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भारत के राज्यों की विधानसभा में, तो इसका मिनिमम था यहाँ पे आपका 40, इसका राइट आंसर। 50 आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर था, ए और बी। आपको ये पता होना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पहले तो कौन से आर्टिकल में आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपके आर्टिकल 32 में आता है, जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको अंबेडकर जी ने, अभी पीछे हमने क्वेश्चन देखा था, अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा है, जो संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। तो जो आर्टिकल 32 है उसमें ही आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, जिसको हैबिस कॉर्पस भी बोला जाता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता आपका, प्रत्यक्षीकरण आपका हो गया प्रत्यक्ष, मतलब बंदी, किसी को बंदी बनाया है और उसको डाउट है कि मेरे को बंदी बनाया क्यों गया है, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे बंदी बनाया गया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी उस अधिकारी के विरुद्ध जिसने इसको गिरफ्तार किया है, तो उसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। और फिर वो क्वेश्चन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करेगी, तो आपने इनको जो बंदी बनाया है वो किस रीजन से बनाया है, तो उसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, जो कि आपका आर्टिकल 32 में आता है। नेक्स्ट है आपका संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ठीक है। किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। और जो यूपीएससी है वो आपका, यूपीएससी आपको कब बना हुआ, आपको 1 अक्टूबर 1926 को आपका ये यूपीएससी बना हुआ है। आपका संघ लोक सेवा आयोग कब बना हुआ है, आपका 1 अक्टूबर 1926 को बना हुआ है। और इस कौन से आर्टिकल के अंदर आया, ये 315 से लेकर 323 तक आर्टिकल के ये अंदर यहाँ पे आया है। 315 से लेकर 300 आपका 23, 315 से 323 के बीच में ये आया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 30 सितंबर 1955 को। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका भारत में प्रथम निर्यात प्रशासन जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। एक कांडला है आपका, और कांडला आपका कहाँ पड़ता है, आपका कांडला है आपका गुजरात में पड़ेगा। और फर्स्ट प्रशासन जोन था आपका पूरा एशिया का था, भारत का नहीं, पूरे एशिया का फर्स्ट आपका निर्यात प्रशासन जोन था, जो आपका 1965 में ये बनाया गया था कांडला गुजरात में। नेक्स्ट आपको पूछा गया था क्वेश्चन, ये था आपका आपके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बारे में पूछा गया था। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, इसमें
तो इंडिया में देख सकते हैं आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो जोन है नोएडा में आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। गांधी धाम कांडला, जो आपके क्वेश्चन का आंसर था वो आपका कांडला था, जो कि गांधी धाम में आपके गुजरात में है। और सबसे पहले आपका यहीं पे 1965 में आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया गया था। वो एशिया का सबसे पहले एशिया का जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था 1965, जैसे मैंने आपको बताया 1965 में बनाया गया था। सबसे पहला था एशिया का था, सबसे पहले भारत का नहीं एशिया का पहले था। तो कहाँ कहाँ आपके, एक तो नोएडा में है और गांधी धाम गुजरात कांडला हो गया आपका, एक मुंबई में आपका, चेन्नई में है, कोची में है, विशाखापट्टनम हो गया और कोलकाता। यहाँ पे आपके क्या हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है कौन सा मानव पूंजी का स्रोत। तो इसमें स्वास्थ्य में निवेश करेंगे तो मानव पूंजी का स्रोत हो सकता है, सोर्स है पूंजी का। अंतः कार्य परीक्षण है, शिक्षा में निवेश है। कर्मचारी को दिया गया जो ऋण होता है वो आपकी पूंजी में नहीं काउंट होता है, वो आपकी इनकम में थोड़ी है, वो तो आपकी इनकम को और खाएगा जो लोन होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। 55 है आपका विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का, यहाँ पे तीसरा आंसर था इसका बी आंसर, बी इसका राइट आंसर था तीसरा। 56वां है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय के प्रथम दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। वो आपका किया था सर रामास्वामी मुदलियार द्वारा ये किया गया था। और कब किया गया था आपका ये किया गया था 26 अप्रैल। कब किया था आपका 26 अप्रैल से लेकर और 26 जून के बीच 1945 में। ठीक है, 1945 में किया गया था, 26 अप्रैल से 26 जून के बीच में। उसमें जो सर रामास्वामी मुदलियार थे उन्होंने यहाँ पे भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट यहाँ पे 56 क्वेश्चन था आपका कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसमें था सर रामस्वामी मुदलियार। सर रामस्वामी मुदलियार, ये जो इमेज देख पा रहे हैं आप, ये सर रामस्वामी मुदलियार की इमेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये कब हुआ था आपका 1965 में हुआ था, जो एक महीने का था आपका 26 अप्रैल से आपका 26 अप्रैल से लेकर 26 जून तक ये चला था। कब 1945 में सैन फ्रांसिस्को में चला था। और भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो सर रामस्वामी मुदलियार ने किया था। वो यहाँ पे आप इनकी इमेज देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय परमाणिक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष हुआ आपका कमलेश नीलकंठ व्यास। इसका राइट आंसर यहाँ पे था 58। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। गणतंत्रात्मक राज्य था, एकल एवं एकीकृत न्यायालय होता है, मौलिक कर्तव्य होता है, एकात्मक शासन प्रणाली वो आपके भारतीय संविधान में नहीं होता है। गणतंत्रात्मक जो राज्य है वो भी होता है। और आपका जो भी इसमें था एकल और एकीकृत न्यायालय भी होते हैं और मौलिक कर्तव्य भी उसमें होते हैं, तो इसका बी आंसर हो जाता है। 59 था इसमें मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार नहीं है इसमें, इसका ए राइट आंसर है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या है मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार भी पहले था, पर संपत्ति का अधिकार को 19F में रखा गया था, जो इसको 1978 में जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसको हटा दिया गया था और अब इसको 300A में रखा गया है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे 57वां क्वेश्चन था आपका भारतीय परमाणिक ऊर्जा आयोग के 2022 से अध्यक्ष कौन थे। तो आपका कमलेश नीलकंठ व्यास। ये कमलेश नीलकंठ व्यास जी की यहाँ पे फोटो
देख पा रहे होंगे आप, जो भारतीय किसके हैं, भारतीय परमाणिक ऊर्जा बोर्ड के अध्यक्ष हैं यहाँ पे ये व्यास जी। तो ये यहाँ पे इमेज है इनकी। नेक्स्ट इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। जो आपका इसमें भी क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषता में आपका एकात्मक नहीं है, बाकी सब इसमें आता है। 60 आपका है, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न क्रम क्या सही नहीं है, ठीक है, तो इसका औचित्यपूर्ण प्रतिबंध है, इसमें मैनेजमेंट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा है, ये तीनों इसमें है। पर सामाजिक आर्थिक न्याय इसमें नहीं, इसको मेंशन किया गया, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कमेंट में आप कर सकते हो इसका राइट आंसर में कुछ डाउट है तो हो सकता है इसमें कुछ और राइट आंसर हो, अगर आपको पता है तो इसको आंसर बता सकते हैं। तो आपने देखा इसमें हमने कुछ आर्टिकलों का भी जिक्र किया और कुछ आपके जो भी क्वेश्चन थे इसमें उनको एनालाइज करके और क्वेश्चन हमने इसमें और तैयार किया। तो पेपर देखने का मीनिंग यही होता है कि आप पेपर देखने के बाद पहले का तीसरा, चौथे का पांचवा वो ना देखें जैसे और लोग वीडियो बनाते हैं और उसको सही एनालाइज नहीं करते। आपने एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन आपने चेक करना है, उसका तीसरा आंसर है वो तो आपने जरूर चेक करना है, पर उस तीसरे आंसर के अलावा क्या और उसके आंसर बन सकते हैं वो भी आपने जरूर चेक करना है, ताकि भविष्य में फ्यूचर में कोई आपके एग्जाम आए, उस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उनको सही कर पाएँ, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो एक काम आपने ज़रूर करना है, ठीक है, लाइक करना, आपने सब्सक्राइब करना है और सब कमेंट भी आपको ज़रूर करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने इसमें कोई रॉन्ग बता दिया होगा तो आपने कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा रॉन्ग हुआ है। तो आपने ऐसे ही पेपर का एनालाइज करना है, ज़रूर उसमें टाइम ज़रूर लगता है। आपको पेपर दे के आते हैं या कोई भी पेपर होता है, पेपर देने के एक दिन आपने 1 डे उसको पूरा एनालाइज करना है, ना कि 5 मिनट में आपने वीडियो देख के यूट्यूब पे कि इसका आंसर तीसरा, पहले का पाँचवा, सात, इसका आपका दूसरे का तीसरा आंसर, ऐसे ना देखते हुए उसको पूरा एनालाइज करना। एनालाइज करने से क्या होता है कि आपके एक ही क्वेश्चन का, सपोज एक क्वेश्चन है आपका और उससे रिलेटेड आपके कितने बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, जैव विविधता वाले अगर हॉट स्पॉट देखें तो 36 हैं टोटल। और इंडिया में आपने देखा होगा कि हिमालय का जो क्षेत्र हो गया, आपका जो वेस्टर्न घाट हो गए, और बर्मा, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट साइड बर्मा और नॉर्थ ईस्ट साइड जो पड़ता है वहाँ पे भी जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट हैं। तो कम से कम इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चली हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।